हेलो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। जैसा कि आप जानते हैं, एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन कुछ विशेष प्रकार के ऑर्गन्स के द्वारा होता है। जैसा हमें पता है कि जो एनिमल्स हैं उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर हम बिल्कुल सिंपल टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे लेके चलें तो सेल सरफेस भी एक प्रकार से रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम या कह सकते हो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। कैसे? अमीबा में और या जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनके अंदर इस प्रकार से रेस्पिरेशन यानी कि गैसेस एक्सचेंज किया जाता है। उसमें O2 जो है वो अंदर आएगी और जो CO2 होगी वो बाहर निकल जाएगी। दूसरी बात आती है स्किन। तो स्किन का केस अगर आप देखें तो फ्रॉग में भी होता है और अर्थवॉर्म में भी इस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है। स्किन कौन सी? मॉइस्ट स्किन, जिसमें नमी हो, उसके द्वारा जो है रेस्पिरेशन ये दोनों ऑर्गेनिज्म आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा अगर हम बात करेंगे तो बुक लंग्स होते हैं। बुक लंग्स का मतलब यहां पे किस चीज से है? ये जो आपके एक प्रकार से ये कह सकते हो कि जो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है और उनको नाम दिया गया बुक लंग्स। अगर आप यहाँ पे नाम देख रहे हो तो बुक नाम दिया। बुक का मतलब ये होता है जैसे कि एक बुक के अंदर जितनी भी पेजेस की तरह स्ट्रक्चर, अगर हम एक मोटी सी बुक को अगर आप पकड़ के दिखाएं तो उसमें जिस प्रकार से पेजेस की आपको दिखाई पड़ते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा कि कोई चीज बुक की तरह पेजेस की तरह अरेंज है और वो काम जस्ट लाइक लंग्स की तरह कर रही है, जैसा कि लंग्स का काम होता है इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये बुक लंग्स की जो स्ट्रक्चर है वो उनमें जो कुछ हमारे विशेष प्रकार के ऑर्गेनिज्म है उनमें देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो स्कॉर्पियन में इस प्रकार का जो रेस्पिरेशन होता है बुक लंग्स की सहायता से होता है और स्पाइडर में भी इस प्रकार का रेस्पिरेशन होता है। तो इस प्रकार से बुक लंग्स का जो रेस्पिरेशन है वो स्कॉर्पियन और स्पाइडर में पाया जाता है। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट है वो है ट्रैकिया। ये जो ट्रैकिया सिस्टम होता है ये इंसेक्ट्स में पाया जाता है और इंसेक्ट्स में आप देखें स्पाइरेकल्स होते हैं जहां से एयर अंदर जाती है और फिर वो ट्रैकिया के माध्यम से सेल्स तक पहुंचती है। वहां पर ट्रैकियल सिस्टम होता है। और फिर पांचवा है गिल्स के द्वारा, जैसे कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिश हैं, मसेल्स हैं, प्रॉन है, ये इनके अंदर ऐसे बहुत सारे हैं, इनके अंदर गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। तो इनमें गिल्स हेल्प करते हैं इन द गैसियस एक्सचेंज बिकॉज गिल्स हैव रिच ब्लड सप्लाई, दैट्स व्हाई। उसके बाद 6 नंबर पे हम लेंगे लंग्स जो है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, जैसे ह्यूमंस में पाया जाता है, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो उसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए ह्यूमंस, तो है एग्जाम्पल। इसके अलावा अदर मैमल्स भी ले सकते हैं, जो भी हैं हम वो सभी के अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर को देखते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैमल्स में ही है, जो बर्ड्स होती हैं और रेप्टिलियंस हैं उनके अंदर भी ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। जो एम्फीबियंस हैं उनमें भी ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि एनिमल्स में रेस्पिरेशन डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स के द्वारा होता है। अब हम बात करेंगे कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनकी क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए उनकी मेन प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसको लेकर अगर हम बात करते हैं तो देखिए मेन प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वो ऑक्सीजन ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है। इसलिए पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की? द सरफेस एरिया मस्ट बी मोर। दूसरी यहाँ पे प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसकी जो वॉल है वो होनी चाहिए थिन, यानी थिन वॉल होनी चाहिए
और परमेबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? परमेबिलिटी। यानी कि अगर परमेबिलिटी नहीं होगी, परमेबल नहीं होगा, तो फिर आसानी से ऑक्सीजन एंटर नहीं कर पाएगी, डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो हो नहीं पाएगी। इसके लिए जरूरी है कि हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन थिन और परमेबल होना चाहिए। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एयर किसी ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम के द्वारा पहुंच रही है, तो सीधे डायरेक्टली कहाँ जानी चाहिए? सेल में जानी चाहिए। और अगर कोई विशेष प्रकार का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है तो वो जहां पे भी एयर जा रही है उस रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, वहां पे रिच ब्लड सप्लाई होनी चाहिए। अगर वहां पे रिच ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो फिर वहां पर भी रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं होगा। यानी कि जो ब्लड सप्लाई है वो कैसी होनी चाहिए? रिच होनी चाहिए। तो उस केस में यहाँ पर ऑक्सीजन अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन भी स्मूथली चलेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर ये सब प्रॉपर्टी होना जरूरी है, उससे रेस्पिरेशन की प्रोसेस बहुत अच्छे से स्मूथली चलती है। अब बात आती है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। जैसा आपको पता है कि ह्यूमन के जो अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनको हम दो भागों में विशेषकर बांट सकते हैं। एक बांट सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कौन सा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी रास्ता है जहां से हवा जाएगी, और दूसरा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। एक हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा हो गया रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर हम पहली बात करेंगे तो नॉस्ट्रिल्स की बात करते हैं। जैसा आपको पता है कि नॉस्ट्रिल्स आपके बिल्कुल स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट पर दो पोर होते हैं, दो ओपन एरिया होते हैं जहां से एयर अंदर जाती है। और जब आप देखें तो जब एयर अंदर जाएगी तो अंदर कहाँ जाएगी? नेजल कैविटी होती है। और ये जो नेजल कैविटी होती है, और ये एक पैलेट के द्वारा, बोन का बना हुआ पैलेट होता है, कहते हैं तालू के लिए। इसको जो पैलेट होता है वो नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी यानी माउथ कैविटी को अलग अलग करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो पैलेट है वो सेपरेशन का काम कर रहा है। एक प्रकार से बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी को अलग अलग करता है। दूसरा, ये जो नेजल कैविटी होती है, नेजल ट्रैक्ट होता है, इसको भी एक सेप्टम के द्वारा सेपरेट किया जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। अगर आप देखें ये जो आपके नेयर जो नॉस्ट्रिल्स हैं ये भी अंदर से सेपरेटेड हैं, यानी कि एक हिस्सा राइट में है और एक हिस्सा लेफ्ट में, यानी ये राइट वाला है और ये लेफ्ट वाला है। तो इसमें जो है दोनों हिस्से सेपरेटेड होते हैं। इसके अंदर म्यूकस सिक्रीट होता है इनकी सेल्स के द्वारा, जिससे कि जो डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं वो वहां पे ट्रैप हो जाएं, और जो एयर अंदर जाएगी वो विदाउट डस्ट जाती है। इसके साथ साथ नाक, जो हमारा जो नोज होती है, नेजल कैविटी होती है, इसके अंदर आप अगर नोटिस करें तो हेयर्स भी होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल को रोकने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो नेजल कैविटी होती है, ये जो हम एयर लेते हैं उसको वार्म भी करती है, गर्म भी करती है, जिससे हमारे जब लंग्स में एयर जाए तो किसी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन ना हो पाए, क्योंकि ठंडी हवा जाएगी तो इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए नेजल कैविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस सब फंक्शन को करने में। तो नॉस्ट्रिल्स से जो है वो कहाँ जाएगी एयर? वो नेजल कैविटी में जाएगी, और नेजल कैविटी से फिर वो जाती है आपके फेरिंग्स में, यानी नेजल कैविटी से फिर हवा कहाँ जाएगी? फेरिंग्स में जाएगी। तो फेरिंग्स में नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है फेरिंग्स। और कुछ लोग नॉस्ट्रिल्स के बाद में सेकंड पॉइंट इसको मान लेते हैं नेजल कैविटी को, और तीसरा पॉइंट मान लेते हैं फेरिंग्स को। जैसे आपने अपना किताबों में लिखा है, कुछ लोग इसी में ऐड करके इसको समझा देते हैं। फेरिंग्स की अगर हम बात करें तो फेरिंग्स क्या है? एक वर्टिकल ट्यूब है जो कि आपके जो बक्कल कैविटी है उसके पीछे की ओर पाई जाती है, जिसमें कुछ ओपनिंग्स खुलती हैं, जिसमें से एक ओपनिंग होती है नेजल कैविटी की। नेजल कैविटी की ओपनिंग जो होती है वो इंटरनल नेयर्स होते हैं उनके द्वारा खुलती है, और उसके अंदर बक्कल कैविटी की ओपनिंग खुलती है। और इसके साथ साथ आपका जो ट्रैकियल पार्ट है, यानी जिसको हम कहते हैं ग्लॉटिस वाला पार्ट है, ट्रैकिया के ऊपर का हिस्सा, वो भी वहां पे ओपन होता है।
तो इस तरीके से हम ये नोटिस करते हैं कि जो फेरिंग्स है उसमें ये सब आके जो भी रास्ते खुलते हैं आके। अब वहां से जो एयर होगा वो जाएगा फेरिंग्स, और फेरिंग्स से होते हुए फिर कहा जाएगा एक ग्लॉटिस बोलते हैं, ट्रैकिया का अपर पार्ट होता है ग्लॉटिस, वहां पे जाता है। और ग्लॉटिस से ही फिर एयर जाएगी आपके ट्रैकिया, और ट्रैकिया से फिर आगे जो रास्ता है उसका वहां जाएगी। इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। तो जो हमारा ग्लॉटिस होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही अच्छे से एक खूबी दी गई है कि हम बक्कल कैविटी का प्रयोग और नेजल कैविटी का प्रयोग दोनों एक साथ कर सकते हैं। केवल हमें सांस तब रोकनी होती जब हम स्वॉलो करते हैं, यानी खाना निगलते हैं, उस समय बस हमें थोड़े कुछ मतलब सेकेंड्स के लिए समझ लीजिए, कुछ मोमेंट्स के लिए हमें एयर को रोकना होता है। और उस चीज के लिए भी बॉडी ने अलग से प्रोटेक्शन की हुई है। कैसे की हुई है कि जो ग्लॉटिस होता है उसके ऊपर एक फ्लैप लाइक, ये कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो जैसे ही फूड जाएगा, यानी फूड जो आएगा वो जैसे यहाँ आया तो इसके ऊपर जैसे ही फूड गिरा तो ये दब जाएगा, यानी कि ये जो फूड है ये इसको जो फ्लैप है उसको गिरा देगा। उससे क्या होगा, ग्लॉटिस का जो मुंह होगा वो बंद हो जाएगा। अब वो बंद हो जाएगा और यही पास में होती है आपके ओइसोफेगस, तो फूड जो है वो ओइसोफेगस में चला जाएगा, बल्कि इस ग्लॉटिस के अंदर नहीं जाएगा। उससे क्या होगा कि हमारे लिए जो रास्ता है फूड का वो सिर्फ क्या है, ओइसोफेगस, वो हमारा ट्रैकिया नहीं है, वो ग्लॉटिस नहीं है। तो ग्लॉटिस को कवर करने के लिए एक फ्लैप बनाया गया, इसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस जो है वो यहाँ ग्लॉटिस को कवर करने के काम आता है। एपी का मतलब भी होता है ऊपर, और ग्लॉटिस तो है ही अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया, तो ग्लॉटिस के ऊपर का हिस्सा यानी इसको कवर करने का हिस्सा, उसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। अब तीसरी बात जब हमने कर ली तो अब बात आती है हमारे पास फोर्थ पॉइंट है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, वो है आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है कि ट्रैकिया जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि ग्लॉटिस के नेक्स्ट पार्ट होता है। और ट्रैकिया में जो है इनकम्प्लीट रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और ये इनकम्प्लीट रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसको कोलैप्स होने से बचाती है। और ये ट्रैकिया बाद में दो भागों में बढ़ जाती है जिन्हें हम ब्रोंकस कहते हैं, और दोनों को मिला के ब्रोंकाई कहेंगे। और बाद में यही ब्रोंकस जब लंग्स के अंदर एंटर करेंगे तो ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होंगे। जो राइट वाला होगा वो 3 ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है, और जो लेफ्ट वाला होता है वो 2 ब्रोंक्यूल में डिवाइड होता है। तो इसके आगे की हम बात करेंगे लंग्स में। ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लंग्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें सबसे ऊपर की तरफ हमने बना रखा है लैरिंक्स, इसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। फिर एक ट्यूब है जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, और इस ट्रैकिया के अंदर कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये कार्टिलेज की बनी होती है, इसका नाम हो गया कार्टिलेजिनस रिंग्स। और ये कार्टिलेजिनस रिंग्स इनकम्प्लीट होती हैं। कैसी होती हैं? इनकम्प्लीट, यानी कि पूरी ये कह सकते हो कवर्ड, यानी पूरी गोल नहीं होती हैं, ये थोड़ी सी खुली हुई होती है, ओपन होती हैं, इसीलिए ये इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं। और ये बहुत जरूरी है, ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं, यानी जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स नहीं होगा, यानी पिचकेगा नहीं, यानी कि जब हवा का प्रेशर कम होगा तो उसकी जो शेप है वो मेंटेन रहेगी, इसलिए ये कार्टिलेजिनस रिंग्स दी गई हैं। ये कार्टिलेजिनस रिंग्स ट्रैकिया में भी होती हैं, और फिर जो ट्रैकिया है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। इन दोनों भागों को मिला के हम कहेंगे तो ब्रोंकाई कहेंगे, और एक हिस्से को हम ब्रोंकस कहते हैं। इस ब्रोंकस में भी ये कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, लेकिन ये जो ब्रोंकस हैं ये फिर बढ़ जाते हैं ब्रोंक्यूल्स में। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो ब्रोंक्यूल्स में किसी भी प्रकार का कोई भी ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं ये नहीं पाई जाती हैं, केवल पाई जाती हैं ब्रोंकस तक। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि जो राइट वाला जो लंग है, ये जो राइट लंग है, इसका नाम है आपका राइट लंग, ये है राइट लंग, और ये जो है वो है लेफ्ट लंग।
तो जो राइट लंग है ये थोड़ा साइज में बड़ा होता है और लेफ्ट लंग साइज में छोटा होता है। क्यों होता है वो हम बताएंगे अभी। और उसी के अनुसार अगर आप देखें तो जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं उनका डिवीजन है, क्योंकि जो राइट लंग है वो 3 लोब में बटा हुआ है। सबसे ऊपरी हिस्सा कहलाता है सुपीरियर लोब, बीच का हिस्सा कहलाता है मिडिल लोब और निचला वाला हिस्सा कहलाता है इंफीरियर लोब। जबकि लेफ्ट लंग जो है वो 2 भागों में बटा होता है, सुपीरियर और इंफीरियर लोब में। इसीलिए चूंकि साइज बड़ा है और यहाँ पे ब्रोंक्यूल 3 भागों में बटा होता है और जबकि यहाँ पे ब्रोंक्यूल 2 भागों में बटा है। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये फर्दर और अपने आप को डिवाइड एंड रीडिवाइड करते हैं और बहुत फाइन ब्रांचेस बना लेते हैं और उन फाइन ब्रांचेस के एंड पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। ये एल्वियोलाई के अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, यानी कि दे हैव रिच ब्लड सप्लाई और इन्हीं के अंदर यानी एल्वियोलाई के अंदर ही गैसियस एक्सचेंज होता है। अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो तो ये जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये कई भागों में जो मैंने बताया डिवाइड रीडिवाइड करते हैं। इससे बहुत सारी जो ब्रांचेस बन रही हैं उनको हम नाम दे देते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। क्योंकि एक ब्रांच है उस ब्रांच से और बनी उसको हमने कह दिया प्राइमरी, फिर प्राइमरी से और बनी सेकेंडरी, सेकेंडरी से भी और ब्रांच बनी टर्सरी, ऐसी और ब्रांच बनी तो क्वाटरनरी। ये इतना क्यों है? इसलिए है कि ये पूरे लंग्स में इनका जाल पहुंच जाए और हर हिस्से से ऑक्सीजन को अच्छे से एब्जॉर्ब किया जा सके, क्योंकि जहां जहां ये ब्रोंक्यूल्स होंगी वहां वहां एल्वियोलाई भी होगी। अच्छा, अब बात आ रही थी कि भाई छोटा क्यों है लेफ्ट लंग। तो लेफ्ट लंग छोटा इसलिए है, उसकी 2 वजह हैं। एक तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक कार्डियक नॉच है, यानी यहाँ पर हार्ट को जगह दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट को प्लेस किया गया है, क्योंकि हार्ट को भी तो जगह देनी पड़ेगी। तो उस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा साइज को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, दबा दिया गया। इस वजह से थोड़ा साइज छोटा हो गया। और दूसरी बात यह है कि जो लेफ्ट लंग है उसको एक हार्ट की वजह से, और दूसरा अगर आप नोटिस करें इसके अंदर 2 डिवीजन बने हैं, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर लोब। तो इन सब वजहों से इसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट की पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको जरूरी है। और यहाँ पर जब ये जो लंग्स होंगे ये फ्लैट और इनफ्लैट होंगे, बार बार अपने आप को पिचकाएंगे, फुलाएंगे, तो उस कंडीशन में जो आपका हार्ट है उस पर कम से कम फ्रिक्शन पड़े और जो लंग्स हैं उन पर भी फ्रिक्शन कम से कम पड़े। इसके लिए जरूरी है कि इनका साइज ज्यादा बड़ा ना हो। और जो राइट लंग है ये इनसे बड़े होते हैं और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं 3 लोब बने हुए हैं, इसलिए ये साइज में भी बड़े हैं। इन दोनों लंग्स का अटैचमेंट होता है डायाफ्राम से, जो कि डायाफ्राम की हेल्प से इनके वॉल्यूम में परिवर्तन आता है, क्योंकि डायाफ्राम जब मूव करता है अलॉन्ग विद द रिब केज एंड द मसल्स ऑफ द रिब केज, जिन्हें हम इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं, और इन की सहायता से जब ये जो लंग्स हैं इनके वॉल्यूम में परिवर्तन आता है तो उससे जो एयर होती है वो अंदर की ओर आएगी और बाहर जाएगी। तो इस तरीके से ये लंग्स हैं और इनका स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे और कि जो लंग है इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, एक कवर है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ये लेयर का नाम है प्लूरा मेम्ब्रेन। और इस प्लूरा मेम्ब्रेन एंड द वॉल ऑफ लंग्स जो है उसके बीच में कुछ फ्लूइड है, इसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। इनका काम होता है एक तो किसी प्रकार का जो जर्क है, शॉक है, जो फ्लूइड है वो बचाता है उससे, और जो मेम्ब्रेन होती है ये फ्रिक्शन से बचाती है, क्योंकि नियर बाई जो कोई लगातार ये फैलता है, सिकुड़ता है, तो नियर बाई ऑर्गन्स के साथ में फ्रिक्शन होता है, तो उस फ्रिक्शन से बचाने में ये मेम्ब्रेन हेल्प करती है। तो ओवरऑल हमने ये देखा कि ये स्ट्रक्चर जो है लंग्स का वो बहुत ही स्पेसिफिक और हमारे लिए होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, वो है गैसियस एक्सचेंज का। यानी कि एक प्रकार से ये हमारे लिए वेंटिलेटरी ऑर्गन है, वेंटिलेशन का काम कर रहा है हमारे लिए, यानी कि हवा को अंदर लाना और हवा को
जो यूज हो चुकी है एयर, जो काम में ला चुके हैं, उस एयर को बाहर निकाल देना। तो ये हमारे लिए वेंटिलेटरी ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं लंग्स। अब हम बात करेंगे वॉइस बॉक्स के बारे में। जैसा हम जानते हैं कि जो वॉइस बॉक्स होता है उसको लैरिंग्स भी कहते हैं। ये वॉइस बॉक्स साउंड प्रोड्यूस करने के एक प्रकार का ऑर्गन है। साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इसको साउंड ऑर्गन भी कहते हैं। ये पाया जाता है, इट इज एन एनलार्ज्ड अपर पार्ट। कहाँ का पार्ट होता है? ये ऊपरी हिस्सा होता है। किसका? ट्रैकिया का। तो ये एक बड़ा यानी कि थोड़ा सा साइज में लार्ज होता है और ट्रैकिया के ऊपर पाया जाता है। ध्यान से समझने की जरूरत है, प्यूबर्टी जब नहीं आती है उससे पहले ये सेम होता है बिफोर प्यूबर्टी। ध्यान रखना, बिफोर प्यूबर्टी की बात हो रही है। ये सेम होता है इन बोथ सेक्स। बोथ सेक्सेस का मतलब मेल फीमेल में ये सिमिलर होता है। लेकिन जब प्यूबर्टी आती है तो ये मेल में ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है और बाहर की ओर उभर के आ जाता है, प्रोट्रूड कर जाता है। और फिर इसको हम नाम दे देते हैं एडम्स एप्पल। आपने देखा होगा ये जो वॉइस होते हैं उनके कुछ उभरा हुआ होता है। खासकर अगर थोड़ा मांस कम हो किसी के तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मेरा तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा जरा मांस ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखा होगा आपने, कुछ उभरा हुआ होता है, इससे आवाज़ में फर्क आ जाता है। अब बात यहाँ करते हैं कि वास्तव में जो लैरिंग्स है ये है क्या। इसमें एक्चुअली में दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं। दो वोकल कॉर्ड्स, बहुत संक्षेप बता रहा हूँ, 10th लेवल पे है। और ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो हैं क्या? एक्चुअली में ये फोल्ड्स होते हैं ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके फोल्ड है ये। और ये फोल्ड्स कहाँ एक्सटेंड करते हैं? दीज फोल्ड्स एक्सटेंड्स इनटू द ल्यूमेन फ्रॉम द साइड्स। तो साइड से ल्यूमेन के अंदर ये एक्सटेंड करते हैं जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। और जब ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, जब हवा बाहर निकालते हैं तो ये वाइब्रेट करते हैं, उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। और इस साउंड को स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बक्कल कैविटी, आवर सॉफ्ट पैलेट, टंग, लिप्स और टीथ आल्सो। इन सबके द्वारा मिला जुला के एक इफेक्ट पैदा होता है स्पीच का। ये शब्दों को हम निकालते तो कभी देखो आप हमारे गुड मिल रहे हैं, कभी हमारा जीभ जो है वो ऊपर टच कर रही है, तो जीभ का भी रोल हो गया। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो ये सारे तरीके से हम साउंड प्रोड्यूस और स्पीच करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है ये यहाँ खत्म हो जाता है। अब हम अगले टॉपिक में बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें हम ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये सभी है जो 10th क्लास में हमारा सिलेबस है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।